1979 में एक अमेरिकन एयरलाइंस के जहाज को टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसको थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज ही लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा कर रख दी। वो पैसेंजर कौन था और FBI आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई। ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले 50 सालों से उस पैसेंजर की एक जर्रे बराबर भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाई। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग स्टोरी की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक शख्स जो दिखने में तो बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड में सिएटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर किसी किस्म की भी कोई सख्ती नहीं थी, ना ही पैसेंजर्स का सामान चेक किया जाता था और न ही कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। यह नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनट्स में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था। सनग्लासेस लगाए एक ब्रीफकेस के साथ डैन कूपर नाम ये पैसेंजर इस जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला दी। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी 70s में अलाउड था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एक एयर होस्टेस को हंसते हुए एक लिफाफा थमा दिया। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शॉफनर था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मिस, आई हैव ए बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आकर बैठ जाए। फ्लोरेंस शॉफनर जब डैन कूपर के बराबर में आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इन शॉर्ट, जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसकी पहली डिमांड ये थी कि उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट्स के पेयर्स और सिएटल एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड्स के आखिर में उसने फ्लोरेंस से इनडायरेक्टली ये भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर्स थे, जिनको पीछे जहाज में होने वाले इस वाक़ये का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। फ्लोरेंस डैन कूपर की डिमांड लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा माजरा सुना दिया। एक दूसरी एयर होस्टेस, जिसका नाम टीना मकलो था, वो अब एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन कूपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे कि यह अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जो रैंसम के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और FBI ने फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड्स पूरी की जाए। जाहिर है अथॉरिटीज को भी मालूम था कि डैन कूपर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट जिसको सिर्फ 45 मिनट्स में ही सिएटल में लैंड करना था, वो अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर लगाती रही और बकाया 35 पैसेंजर्स जो इस सारे वाक़ये से बिल्कुल बेखबर थे, उनको बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से प्लेन की लैंडिंग में दुश्वारी हो रही है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे, और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट की जोड़ियां भी अरेंज की थी। 5:45 में जहाज को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसे से भरा एक बैग और 2 पैराशूट्स के पेयर दिए गए। साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में रहने को कहा गया। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज फिर से एक बार टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शन भेजी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर और स्लैब्स खुले रहे, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर हो और जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से इम्पॉसिबल था।
लिहाजा पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शंस दिए, रिनो या फिर फिनिक्स। डैन कूपर रिनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रेनो की तरफ रवा दवा था। इतने में डैन कूपर ने पास में बैठी टीना को कॉकपिट में जाने को कहा, जहां 2 पायलट्स और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से उसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जब जहाज रेनो में लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरह चेक किया गया, लेकिन जहाज में न ही कूपर था और न ही कोई बॉम्ब मिल सका। न सिर्फ जहाज में बल्कि इस वाक़ये के बाद डैन कूपर का कहीं और पता नहीं चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर वो कहां चला गया? ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूपर को किसी ने प्लेन से जंप करते तो नहीं देखा था, लेकिन स्टेयर केस खुला रह जाने की वजह से ये बात तो क्लियर थी कि उसने सिएटल और रीनो के बीच में कहीं ना कहीं छलांग लगा ली। FBI ने जहाज पे सबूत तलाश करना शुरू कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से उनको सिर्फ कूपर की टाई नजर आई। कूपर की टाई, 8 सिगरेट बट्स और 2 में से 1 पैराशूट मिला जो कूपर पीछे छोड़ गया था। हत्ता के किसी के पास उसकी फोटो तक नहीं थी। पैसेंजर्स और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूपर के हुलिये के हिसाब से उसका स्केच बनवाया गया। इससे पहले कि डैन कूपर को सिएटल और दोनों के बीच में तलाश किया जाता, FBI को जानना था कि उसने एग्जैक्टली कौन सी जगह पर प्लेन से जंप किया था। ये जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज ऑटो पायलट मोड पर था, यानी जिस पाथ पर जहाज फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से मालूम ही था, साथ ही साथ फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से मालूम पड़ा कि जहाज का स्टेयरकेस 8:10 पर खुला था। इन तमाम इंफॉर्मेशन की बेसिस पे डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाज़ा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ है। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन न कूपर का कोई नामो निशान मिला और न ही कोई ब्रीफकेस मिला या फिर पैसे। हत्ता के इस पूरे एरिया में इतनी शदीद सर्दी थी कि सबको लगा कि डैन कूपर मर गया होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो FBI के वहन और गुमान में भी नहीं था। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार FBI ने इस केस के लिए पब्लिक से हेल्प लेना शुरू कर दी। डैन कूपर का एक स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर भी अखबारों में प्रिंट किए गए और डैन कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम देने का वादा भी किया गया। उनका ख्याल था कि कूपर अगर जिंदा होगा तो वो पैसे कहीं ना कहीं ज़रूर खर्च करेगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे उस सीरियल नंबर का एक भी नोट कभी भी कहीं भी दोबारा जाहिर नहीं हुआ। लेकिन मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। करीब 9 सालों के बाद यानी 1980 में एक वाक़या हुआ। वाशिंगटन में कोलंबियन रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार बीच कहा जाता है, जहां एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब उसको रिवर के किनारे नोटों की 3 गड्डियां मिली। ये $20 के नोटों की गड्डियां थी जो टोटल $5,800 बनते थे। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेकर FBI के पास गए। खुशकिस्मती से इनके सीरियल नंबर उन नोटों से मैच कर गए जो डैन कूपर लेकर गया था। डैन कूपर हाईजैकिंग केस में 9 सालों के बाद यह पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय केस को सॉल्व करने के इस वाक़ये ने केस को और ज़्यादा उलझा कर रख दिया, क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले ये समझा गया कि ड्रॉप जोन में वाकई लुइस रिवर में ये पैसे डैन कूपर से ही गिर गए होंगे और वहां से बहते हुए कोलंबियन रिवर तक आए होंगे, लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि कोलंबियन रिवर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी पैसे लुइस रिवर से बहकर टीना बार बीच तक किसी भी सूरत पर नहीं पहुंच सकते। FBI के लिए यह मामला तो सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा था।
न सिर्फ इतना बल्कि टीना बार बीच जहां से ये पैसे बरामद हुए यह 1974 में कुछ खुदाई का काम किया गया। हाईजैकिंग के 3 सालों के बाद टीना बार बीच के किनारे एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इस रेत के अंदर पाए गए थे। इस इंफॉर्मेशन से तो जाहिर होता है कि डैन कूपर या फिर उसके किसी साथी ने जानबूझकर केस को उलझाने के लिए 3 सालों के बाद टीना बार बीच पर आकर ये पैसे दफनाए थे। इस केस को लेकर FBI ने कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई खास सुराग न मिल सका। कई थ्योरीज ये भी कहती है कि कूपर शायद कोई ट्रेंड मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो वो प्लेन में ही छोड़ कर गया था। 1980 में $5,800 कैश मिलने के अलावा बकाया 9,710 नोट दोबारा कभी भी नहीं मिल पाए। एविडेंस के तौर पे FBI के पास डैन कूपर के इस स्केच के अलावा सिर्फ ये टिकट है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था और ये टाई जिस पर क्लिप लेफ्ट साइड पर लगी थी, जिससे ये जाहिर होता है कि डैन कूपर लेफ्ट हैंडर था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से सवालों में उलझा कर रखा है। आज भी FBI की वेबसाइट पर इस केस की तमाम डिटेल्स मौजूद है और इस केस की फाइल आज भी खुली हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।